गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। आज हम 9th क्लास के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का 2019 का सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। ये सैंपल पेपर हिंदी के लिए है। जवाहर नवोदय स्कूल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट बहुत कम सोर्सेज में एक अच्छी स्टडी गेन करना चाहते हैं, एक अच्छी स्टडी प्राप्त करना चाहते हैं। और हर साल लाखों स्टूडेंट्स जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एग्जाम देते हैं। तो चलिए आज हम हिंदी का पेपर 9th क्लास के लिए डिस्कस करते हैं। इस पेपर में 15 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है शुद्ध रूप छाटिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों में से एक ऑप्शन जो है वो सही तरीके से लिखा हुआ है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको जैसे बोला जाता है ठीक उसी तरह से इसको लिखा जाता है। चारों शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कृपया, कृपा, कृपया, कृपया। तो इन चारों के उच्चारण से ही पता चल रहा है कि कौन सा शब्द जो है वो सही है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्ध है, जबकि जो अन्य ऑप्शंस हैं, दूसरे जो अल्टरनेटिव्स हैं, वो रॉन्ग है। सेकंड क्वेश्चन, अजेय का विलोम शब्द होता है। अजेय का क्या अर्थ होता है? अजेय हम किसे कहते हैं? अजेय का अर्थ होता है जिसको जीता ना जा सके, जिसे हम जीत नहीं सकते। विजित, परास्त, पराजित, जय। 4 ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन ए है विजित, बी है परास्त और सी है जय, डी है पराजित। तो इस तरह से जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है तो उस शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि विलोम शब्द क्या होता है। इंग्लिश में हम जिनको अपोजिट वर्ड्स कहते हैं, हिंदी में उन्हीं को विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। अजेय का अर्थ होता है जिसको जीता ना जा सके। तो इसमें जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जे का अर्थ होता है जिसको हम जीत सकते हैं, जिसको जीता जा सकता है। तो अजेय का विलोम शब्द होगा जे। थर्ड क्वेश्चन है अंगुली पर नचाना का उपयुक्त अर्थ क्या है? अंगुली पर नचाना जो है वो एक मुहावरा है और मुहावरे जो होते हैं इनको इंग्लिश में कहते हैं इडियम्स। मुहावरे जो होते हैं वह जो रूप उनका दिखाई देता है उनका अर्थ उनसे अलग होता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इशारा करना, वश में रखना, बहुत मेहनत करना, ताने देना। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। अंगुली पर नचाने का अर्थ होता है वश में करना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? वह तुमको अंगुलियों पर नचा रही है, तुम हो कि कुछ समझते ही नहीं। अंगुली पर नचाना मतलब जब किसी को वश में कर लिया गया हो, किसी को अपने कंट्रोल में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, जहां जाना कठिन हो उसे कहते हैं। यह क्वेश्चन जो है वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिन्हें हम कहते हैं या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो है। तो जहां जाना कठिन होता है, जहां हमें पहुंचना जो है वो मुश्किल लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्गम, कठिनतम, कष्टपूर्ण, अगम्य। दुर्गम, दुर्गम का अर्थ होता है जहां जाना मुश्किल होता है। और इसके अपोजिट अगर आपसे पूछा जाता कि दुर्गम का विलोम शब्द क्या है तो क्या होता? सुगम। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है जहां जाना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में हमारा विद्यालय मनाएगा। जब किसी भी चीज को 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, कांस्य जयंती या फिर हीरक जयंती। 25 वर्ष पूरी करने के उपलक्ष्य में हमारा विद्यालय रजत जयंती मनाएगा। रजत जयंती का प्रयोग 25वीं जयंती अथवा 25वीं वर्षगांठ के लिए किया जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सिल्वर जुबली। 6th क्वेश्चन है आंकना शब्द का पर्यायवाची
क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तोलना, परखना, मोल भाव करना, अनुमान लगाना। आंकना क्या होता है? आंकना जो है वो आंकलन, आंकलन शब्द है कि जब हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं, मूल्यांकन करते हैं। आंकना शब्द का पर्यायवाची होगा परखना अथवा मूल्यांकन करना। तो परखना जो है, बी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही है, मूल्यांकन करना यानी कि परखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वह 10 कक्षा में पढ़ता है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। सी ऑप्शन है वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। डी ऑप्शन है वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। 10 कक्षा बिल्कुल गलत है, 10वीं कक्षा में पढ़ता है यह जो है इस वाक्य का शुद्ध रूप है। यह कह सकते हैं कि यह शुद्ध वाक्य है। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, यहाँ क्या है? 10वीं, यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धि है। 10वीं यहाँ पर उच्चारण संबंधी अशुद्धि है। तो बी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन जो है वह शुद्ध वाक्य है। 8th क्वेश्चन है, आशा अविश्वसनीय, प्रोत्साहित तथा यह शब्दों में से क्रिया कौन सी है? क्रिया क्या होती है? वह, यानी कि जिससे हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, आशा, अविश्वसनीय, प्रोत्साहित, यह। आशा, उम्मीद करना किसी से। अविश्वसनीय, जो ट्रस्ट के काबिल ना हो, जिस पर हम ट्रस्ट ना कर सके, विश्वास ना कर सके। प्रोत्साहित, एनकरेज करना। यह जो है, यह क्या है? यह वह सर्वनाम है। तो इनमें से कौन कौन से शब्द जो है वो क्रिया है? आशा और अविश्वसनीय, प्रोत्साहित तथा यह शब्दों में से आशा तथा प्रोत्साहित शब्द ऐसे हैं जिनके आगे क्रियार्थक शब्द करना लगाकर उन्हें क्रिया के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। वास्तव में ये क्रमशः संज्ञा या विशेषण शब्द है। यह जो है संज्ञा या विशेषण शब्द है सारे, लेकिन इनमें से 2 शब्द ऐसे हैं जिनके साथ हम आशा के साथ या फिर प्रोत्साहित के साथ यदि हम क्रिया करना लगा दे, उसने मुझे प्रोत्साहित किया, मैं आशा करता हूं, तो यह क्रिया बन जाती है। वास्तव में ये क्रमशः संज्ञा विशेषण शब्द है। जैसे वाक्य है, मैं आपसे आशा कर सकता हूं, उसने मुझे प्रोत्साहित किया। दोनों जो शब्द हैं, प्रोत्साहित और आशा, इनके साथ जब हम क्रियार्थक शब्द लगा देते हैं तो यह क्रिया बन जाती है। अविश्वसनीय और यह, अविश्वसनीय क्या है? विशेषण है। यह क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आशा और प्रोत्साहित। लेकिन यह भी मूल रूप से क्रियाएं नहीं है। इनके साथ यदि हम क्रियार्थक शब्दों को लगा देते हैं तब ये क्रियाएं बन जाती हैं। 9th क्वेश्चन है, अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, को, से, को या फिर के लिए। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं 2 वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक की विभक्ति से होती है, जैसे उसके हाथ से घड़ी गिर गई। अपादान कारक क्या होता है? जब हम एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अलग कर रहे हैं, अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, तब वहां अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा अपादान कारक का प्रयोग कहाँ होता है? कंपैरिजन के लिए भी हम करते हैं। तुलना, जब 2 संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में जब हम तुलना करते हैं तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं? अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का। तो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको बता सकती हूँ, उसके हाथ से घड़ी गिर गई। राम
श्याम से बड़ा है। जहां पर दो व्यक्तियों में या दो वस्तुओं में हम तुलना कर रहे हैं या फिर एक वस्तु को दूसरी से अलग कर रहे हैं, तब अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। 10th क्वेश्चन है, कार्तिकेय में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? ए ऑप्शन है कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी बहुब्रीहि। कार्तिकेय, अगर हम इसके जो पद है, पूर्व पद और उत्तर पद, इनको अलग अलग कर दें, कार्तिकेय, तो दोनों पदों में से कोई भी जो पद है वह मुख्य नहीं है, प्रधान नहीं है। तो इसमें कौन सा कारक होगा? बहुब्रीहि। सॉरी, कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। क्यों होगा इसमें बहुब्रीहि समास? षडानन, षट क्या अर्थ होता है? षट का अर्थ होता है 6। षडानन, आनंद, मुख। अब षट के हिसाब से इसमें ये नहीं कि षट 6 यह संख्यावाची है तो यह जो है वो द्विगु समास बन गया, नहीं, यह द्विगु समास नहीं है। षडानन 6 है, आनंद जिसके, इसके विग्रह करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 6 है आनंद जिसके, यानी कि 6 है मुख जिसके, अर्थात कार्तिकेय। तो कार्तिकेय में कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास। यहाँ पूर्व व उत्तर पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान है। यहाँ क्या हो रहा है? कार्तिकेय शब्द षडानन यानी कि 6 है मुख जिसके, कार्तिकेय एक व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा है, और जहां व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के बारे में बताया जाए, समस्त पद व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के बारे में बताए, वहां बहुब्रीहि समास होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी जो क्वेश्चन थे वो 1 मार्क के थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह हमारा एक गद्यांश है। हमने उस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, फिर उस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चनों के, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स क्लियर करने हैं। यहाँ भी अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे, उन विकल्पों में से एक विकल्प को चूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो हमारा गद्यांश दिया हुआ है। महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव गोविंदराव फुले जो है इनका पूरा नाम है, को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। ज्योतिबा का लालन पालन सगुना भाई नामक एक दाई ने किया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। अरबी फारसी के विद्वान गफ्फार बेग मुंशी एवं फादर लिजिट साहब ज्योतिबा के पड़ोसी थे। उन्होंने बालक ज्योतिबा की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति रुचि देखकर उन्हें पुनः विद्यालय भेजने का प्रयास किया। वह अपने मित्र सदाशिव बल्लाल गोंडवे के साथ समाज, धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ज्योतिबा को इस स्थिति पर बड़ा दुख होता था। उन्होंने स्त्री और दलितों की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का बीड़ा उठाया। ये जो गद्यांश है यह महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और किन किन भेदभावों का उन्होंने सामना किया अपने जीवन काल में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ज्योतिबा फुले को स्कूल डैश के कारण छोड़ना पड़ा। समाज सुधारक होने के कारण, शिक्षा में मन न लगने के कारण, अनाथ होने के कारण, जातिगत भेदभाव के कारण। तो ज्योतिबा फुले को अपना स्कूल जो है, अपनी शिक्षा जो है वो क्यों छोड़नी पड़ी थी? जातिगत भेदभाव के कारण, क्योंकि वह जो है नीची जाति में उनका जो है जन्म हुआ था, पालन पोषण हुआ था, इसलिए स्कूल में उनके साथ इसी तरह का जातिगत भेदभाव
किया जाता था और जिसके कारण उनको अपना जो स्कूल था, अपनी जो शिक्षा थी, उसको छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले का पोषण किसने किया था? पोषण क्या होता है? पोषण किसे कहते हैं? अपब्रिंगिंग। किसने उनका पालन पोषण किया था? ज्योतिबा फुले का पोषण उसकी माँ ने, एक दाई ने, उनके पिता ने, समाज ने। ज्योतिबा फुले का पालन पोषण एक दाई ने किया था और दाई का क्या नाम था? सगुनाबाई। ज्योतिबा फुले ने किसके उद्धार के लिए काम किया? ज्योतिबा फुले ने केवल स्त्री शिक्षा, दलितों और स्त्री शिक्षा, सभी की शिक्षा। ज्योतिबा फुले ने स्त्री और दलितों की शिक्षा के लिए काम किया। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी काम किया था और दलितों की भी, क्योंकि दोनों को जो है वह दमन का सामना करना पड़ता था। उस समय समाज में भेदभाव जो था वह बहुत ज्यादा था और दोनों को ही समाज में बहिष्कृत किया हुआ था। इसलिए उन्होंने इन दोनों की ही शिक्षा के लिए काम किया। लास्ट क्वेश्चन है, विद्वान शब्द का विलोम शब्द क्या है? विद्वान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निरक्षर, साक्षर, मूर्ख, अहंकारी। विद्वान क्या होता है? किसे कहते हैं? जो स्कॉलर होता है, जो बहुत कुछ जानता है, पढ़ा लिखा होता है, इसको बहुत ज्ञान होता है। तो विद्वान शब्द का विलोम शब्द, विलोम यानी कि अपोजिट वर्ड या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विद्वान का विलोम शब्द होगा मूर्ख, या फिर अज्ञानी भी हो सकता है, लेकिन अज्ञानी तो यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है मूर्ख, वह विद्वान शब्द का विलोम शब्द है। तो ये आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का 2019 का 9th का पेपर डिस्कस किया है हमने। नेक्स्ट क्लास में हम 6th क्लास का जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।